यह है जीव जगत के वर्गीकरण। जीव जगत के वर्गीकरण 5 होते हैं। मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत और कवक, पादप जगत, जंतु जगत। मोनेरा जगत में क्या है? पहला है, मोनेरा जगत में 2 होते हैं, आंत बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। क्या होते हैं? आंत बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। पहला है आंत बैक्टीरिया, दूसरा है यू बैक्टीरिया। प्रोटिस्टा जगत में क्या आता है? क्राइसोफाइट। पहला क्राइसोफाइट, दूसरा है डाइनोफ्लैजिलेट, तीसरा है यूग्लिनाइड, चौथा है औपंख कवक, पांचवा है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के कितने भाग होते हैं? 4 होते हैं। पहला है अमीबी प्रोटोजोआ, दूसरा है कसाबी प्रोटोजोआ, तीसरा है पश्चिमाभी प्रोटोजोआ, चौथा है स्पोरोजोआ। इसमें तीसरा पॉइंट है कवक। कवक फंजाई जगत। कवक फंजाई जगत मतलब कवक, ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। चौथा पॉइंट है पादप जगत। पादप जगत जिसको कहते हैं प्लांटी किंगडम। पांचवा है जंतु जगत, एनिमेलिया किंगडम। छठा है विषाणु, वायरस, वायराइड्स, प्रोसंग, प्रियन तथा लाइकेन। ये 2 भाग होते हैं इसमें, वायराइड और लाइकेन। 5 जीव जगत के लक्षण, जिसमें से सन 1969 में आर.एच. व्हिटेकर द्वारा 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति प्रस्तावित की गई। जगत के नाम जो हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया हैं। कोशिका की संरचना जो होती है, शारीरिक संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन एवं जातिवृत्ति संबंध उनके वर्गीकरण के पद्धति के प्रमुख मापदंड थे। कोशिका की जो संरचना होती है, शारीरिक संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन एवं जातिवृत्ति संबंध उनके वर्गीकरण के पद्धति के प्रमुख मापदंड थे। और ये तीसरा टॉपिक है वर्गीकरण व पद्धति के अंतर्गत बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल, फंजाई, मांसपर्म, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के पादप के साथ रखा गया। वर्गीकरण की जो पद्धति है उसके अंतर्गत बैक्टीरिया जो होते हैं, नीलहरित शैवाल, फंजाई, मांसपर्म, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के पादप के साथ रखा गया है। और चौथा पॉइंट है, इस जगत के समस्त जीवों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का उपस्थित रहना एक समानता थी। इस जगत में जो वर्गीकरण का जो जगत होता है, इसमें समस्त जीव की कोशिका के कोशिका भित्ति का उपस्थित रहना एक समानता थी, जबकि इसके अंतर्गत एक दूसरे से एकदम अलग थे। इसके अंतर्गत कुछ जीव ऐसे भी हैं जो एक दूसरे से एकदम अलग थे। जीवन की 3 अनुक्षेत्र पद्धतियाँ हैं। जीवन के 3 अनुक्षेत्र पद्धतियाँ हैं, जिसमें से मोनेरा जगत को 2 अनुक्षेत्र में वर्गीकृत किया गया। मोनेरा जगत को क्या किया गया? 2 अनुक्षेत्र में वर्गीकृत किया गया। सारे यूकैरियोटिक जगत को तीसरे अनुक्षेत्र में रखा गया। जो यूकैरियोटिक होते हैं उस जगत को तीसरे अनुक्षेत्र में रखा गया है। अतः एक खष्ट जगत वर्गीकरण पद्धति को भी प्रस्तावित किया गया है। इसमें क्या है? एक खष्ट जगत वर्गीकरण पद्धति को भी प्रस्तावित किया गया है। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया जो होता है, प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया तथा नीलहरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया को अन्य यूकैरियोटिक जीवों के साथ वर्गीकृत कर दिया गया है। जैसे में देख लेते हैं, क्लेमाइडोमोनासियम, स्पाइरोगायरा और शैवाल हैं। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया जो होते हैं, नीलहरित शैवाल और साइनोबैक्टीरिया को अन्य यूकैरियोटिक जीवों के साथ वर्गीकृत करने पर, जैसे इसमें है क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा शैवाल। चैप्टर 2 है जीव जगत का वर्गीकरण। जीव जगत का वर्गीकरण में मोनेरा जगत को देख लेते हैं। मोनेरा जगत में सभी बैक्टीरिया जो होते हैं मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। सभी बैक्टीरिया जो होते हैं मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं और सूक्ष्म जीव में सर्वाधिक संख्या में होते हैं।
मोनेरा जगत में सूक्ष्म जीव में सर्वाधिक संख्या में होते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं, सूक्ष्म जीव में सर्वाधिक संख्या में होते हैं। मोनेरा जगत में मुट्ठी भर मिट्टी में सैकड़ों प्रकार की बैक्टीरिया देखे जाते हैं। मोनेरा जगत में क्या होते हैं, मुट्ठी भर मिट्टी में सैकड़ों प्रकार की बैक्टीरिया देखे जाते हैं। एक गर्म जल के झरनों, मरुस्थल, बर्फ एवं गहरे समुद्र में होते हैं। कहाँ होते हैं? गर्म जल के झरना और मरुस्थल, बर्फ एवं गहरे समुद्र में होते हैं। मोनेरा जगत कहाँ होते हैं? गर्म जल के झरनों में, मरुस्थल में, बर्फ एवं गहरे समुद्र में होते हैं। जैसे में विषम और प्रतिकूल वास स्थान जहाँ दूसरे जीव मुश्किल से ही जीवित रह पाते हैं। जैसे विषम और प्रतिकूल वास स्थानों में जहाँ दूसरे जीव मुश्किल से ही जीवित रह पाते हैं। कई बैक्टीरिया तो अन्य जीवों पर या उनके भीतर परजीवी के रूप में रहते हैं। कई बैक्टीरिया तो अन्य जीव पर या उनके भीतर परजीवी के रूप में रहते हैं। और बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। मोनेरा जगत में जो बैक्टीरिया होती हैं उनके आकार के आधार पर उनके आकार के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। जैसे पहला है गोलाकार कोकस, बहुवचन कोकाई। दूसरा है छड़ाकार बैसिलस, बहुवचन बैसिलाई। तीसरा है कामा आकार का विब्रियम, बहुवचन विब्रिया। चौथा है सर्पिलाकार स्पाइरिलम, बहुवचन स्पाइरिला। फिर मोनेरा जगत में संरचना में बैक्टीरिया अत्यंत सरल प्रतीत होता है। संरचना में बैक्टीरिया जो होता है अत्यंत सरल प्रतीत होता है। इनका व्यवहार अत्यंत जटिल होता है। जो व्यवहार होता है अत्यंत जटिल होता है और इनकी संरचना जो होती है अत्यंत सरल प्रतीत होती है। और चयापचय उपचय की दृष्टि से अन्य जीवधारियों की तुलना में बैक्टीरिया में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। चयापचय उपचय की दृष्टि से अन्य जीवधारी जो होते हैं उनकी तुलना में बैक्टीरिया की बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। उदाहरण में ये अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित करते हैं। ये अपना भोजन जो होता है अकार्बनिक पदार्थ से संश्लेषित करते हैं। ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी अथवा रसायन संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। ये अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं। ये अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं। जो प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी अथवा रसायन संश्लेषी स्वपोषी होते हैं वो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं। और अपितु भोजन के लिए अन्य जीवधारी अथवा मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं। भोजन के लिए अन्य जीवधारी जो हैं अन्य जीवधारी अथवा मृत कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर करते हैं। और इसमें पहला है मोनेरा जगत का पहला है आध बैक्टीरिया। आध बैक्टीरिया को देख लेते हैं। आध बैक्टीरिया में क्या होता है? ये विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। आध बैक्टीरिया जो होता है विशिष्ट प्रकार का बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया अत्यंत कठिन वास स्थान जैसे अत्यंत लवड़ी, हैलोफी, गर्म झरने, थर्मो एसिडोफिल्स एवं कच्छ क्षेत्र मेथेनोजन में पाए जाते हैं। आध बैक्टीरिया में बैक्टीरिया अत्यंत कठिन वास स्थल जैसे अत्यंत लवड़ी क्षेत्र, हैलोफी, गर्म झरने, थर्मो एसिडोफिल्स एवं कच्छ क्षेत्र मेथेनोजन में पाए जाते हैं। आध बैक्टीरिया तथा अत्यंत बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति की संरचना एक दूसरे से भिन्न होती हैं। आध बैक्टीरिया तथा अन्य बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति की संरचना एक दूसरे से भिन्न होती हैं। यही लक्षण उन्हें प्रतिकूल अवस्थाओं में जीवित रखने के लिए उत्तरदायी है।
मैथोनेजन अनेक रूमिनेट पशुओं जैसे गाय एवं भैंस के आंत में पाए जाते हैं। मैथोनेजन अनेक रूमिनेट पशुओं जैसे गाय एवं भैंस के आंत में पाए जाते हैं। इनके गोबर से भी मीथेन गैस का उत्पादन होता है। दूसरा पॉइंट है यूबैक्टीरिया। आध बैक्टीरिया तो पहले आप देख चुके हैं, अब यूबैक्टीरिया के बारे में देख लेते हैं। हजारों बैक्टीरिया अथवा वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान एक कठोर कोशिका भित्ति एवं एक कसाफ जल बैक्टीरिया द्वारा की जाती है। हजारों बैक्टीरिया अथवा वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान एक कठोर कोशिका भित्ति एवं एक कसाफ जल बैक्टीरिया द्वारा की जाती है। साइनोबैक्टीरिया जो है नीलहरित शैवाल भी कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया को नीलहरित शैवाल भी कहते हैं। हरित पादपों की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है। हरित पादपों में क्लोरोफिल ए पाया जाता है। ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। ये क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। साइनोबैक्टीरिया नीलहरित शैवाल भी कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया को नीलहरित शैवाल भी कहते हैं। हरित पादपों की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है। हरित पादप में क्लोरोफिल ए पाया जाता है। ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। साइनोबैक्टीरिया एक कोशिक कॉलोनी अथवा तंतुमयी अलवड़ जलीय समुद्री अथवा स्थलीय शैवाल हैं। साइनोबैक्टीरिया जो है एक कोशिक कॉलोनी अथवा तंतुमयी अलवड़ जलीय समुद्री अथवा स्थलीय शैवाल। इसकी कॉलोनी प्रायः जेलीनुमा आवरण से ढकी हुई जो प्रदूषित जल में बहुत फलते फूलते हैं। जो प्रदूषित मतलब गंदा जल में बहुत फलते फूलते हैं। बैक्टीरिया जैसे नास्टाक एवं एनाबीना। बैक्टीरिया में जैसे देख लेते हैं नास्टाक और एनाबीना पर्यावरण के नाइट्रोजन में टेस्टोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा स्थिर कर सकते हैं। रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया नाइट्रेट, नाइट्राइट एवं अमोनिया जैसे विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर उनमें मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी उत्पादन के लिए करते हैं। उनमें क्या होता है? मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी के उत्पादन के लिए करते हैं। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एवं सल्फर जैसे पोषकों के पुनःचक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एवं सल्फर जैसे पोषकों के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परपोषी बैक्टीरिया प्रकृति में बहुलता में पाए जाते हैं। परपोषी बैक्टीरिया जो होते हैं प्रकृति की बहुलता में पाए जाते हैं। इनमें महत्वपूर्ण घटक होते हैं। परपोषी बैक्टीरिया में से अनेक का मनुष्य के जीवन संबंधी गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। परपोषी बैक्टीरिया में से अनेक का मनुष्य के जीवन संबंधी के गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये दूध से दही बनाने में, प्रतिजैविक उत्पादन में, लेग्यूम पादपों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करते हैं। कुछ बैक्टीरिया रोगजनक होते हैं। कुछ बैक्टीरिया कैसे होते हैं? रोगजनक होते हैं। जो मनुष्य के फसलों, फार्म एवं पालतू पशुओं को हानि पहुंचाते हैं। जो मनुष्य के फसलों, फार्म एवं पालतू पशुओं को हानि पहुंचाते हैं। बैक्टीरिया के कारण होने वाला जो रोग होता है हैजा, टाइफाइड, टिटनस, साइट्रस, कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग हैजा, टाइफाइड, टिटनस, साइट्रस, कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। बैक्टीरिया प्रमुख रूप से कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं प्रमुख रूप से कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं। कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में बीज बनाते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं कभी कभी विपरीत परिस्थिति होने के कारण बीज बनाते हैं। ये लैंगिक प्रजनन भी करते हैं। बैक्टीरिया लैंगिक प्रजनन भी करते हैं जिनमें एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का पुरातन स्थानांतरण होता है।
माइकोप्लाज्मा ऐसी जीवधारी है जिसमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती। माइकोप्लाज्मा ऐसी जीवधारी है जिसमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका है। माइकोप्लाज्मा क्या है? सबसे छोटी जीवित कोशिका है। माइकोप्लाज्मा प्राणियों और पादपों के लिए रोगजनक नहीं होती। माइकोप्लाज्मा प्राणियों और पादप के लिए रोगजनक नहीं होती है। प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत में सभी एक कोशिकी यूकैरियोटिक को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। प्रोटिस्टा जगत में सभी एक कोशिकी यूकैरियोटिक को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। और प्रोटिस्टा जगत में इस जगत में सीमाएं ठीक तरह से निर्धारित नहीं हो पाई। प्रोटिस्टा जगत में क्या होता है, ठीक तरीके से सीमाएं निर्धारित नहीं हो पाई। और प्रोटिस्टा जगत में एक जीव वैज्ञानिक के लिए प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है। एक जीव वैज्ञानिक के लिए प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है और दूसरे जीव के लिए एक पादप हो सकता है। एक जीव वैज्ञानिक के लिए प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है, दूसरे जीव के लिए एक पादप हो सकता है। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत जिसको रखा गया उसको देख लेते हैं। पहला है क्राइसोफाइटा, दूसरा है डाइनोफ्लैजिलेट, तीसरा है युगलिना, चौथा है औपंग कवक और पांचवा है प्रोटोजोआ। प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है इसको। प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा के सदस्य जलीय होती हैं। प्रोटिस्टा के जो सदस्य होते हैं वो जलीय होते हैं। और प्रोटिस्टा को यूकैरियोटिक होने के कारण इनकी कोशिका में एक सुसंगठित केंद्रक एवं अन्य झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। एक सुसंगठित केंद्रक एवं अन्य झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। कुछ प्रोटिस्टा में कसाभ एवं पक्षमाभ पाए जाते हैं। कुछ प्रोटिस्टा में क्या होते हैं, कसाभ और पक्षमाभ दोनों पाए जाते हैं। और प्रोटिस्टा जगत में ये अलैंगिक तथा प्रोटिस्टा जगत में ये अलैंगिक तथा कोशिका संलयन एवं युग्मनज बनाने की विधि द्वारा लैंगिक प्रजनन करते हैं। क्या करते हैं? अलैंगिक तथा कोशिका का संलयन एवं युग्मनज बनाने की विधि द्वारा लैंगिक प्रजनन करते हैं। इसमें पहला है क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट को देख लेते हैं। क्राइसोफाइट समूह के अंतर्गत डाइएटम तथा सुनहरे शैवाल डेस्मिस्ट आते हैं। डाइएटम तथा सुनहरे शैवाल डेस्मिस्ट आते हैं। ये स्वच्छ जल एवं लवणीय समुद्री पर्यावरण दोनों में पाए जाते हैं। क्राइसोफाइट जो होते हैं स्वच्छ जल और लवणीय समुद्री पर्यावरण दोनों में पाए जाते हैं। और क्राइसोफाइट ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। क्राइसोफाइट क्या होते हैं? अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। जलधारा के साथ निश्चित रूप से बहते हैं। जलधारा के साथ निश्चित रूप से बहते हैं। और डाइएटम में कोशिका भित्ति जो होती हैं, क्राइसोफाइट में ही डाइएटम में जो कोशिका भित्ति होती हैं साबूदानी की तरह इसी के अनुरूप दो अतिच्छादित कवच बनाती हैं। साबूदानी की तरह इसी के अनुरूप दो अतिच्छादित कवच बनाती हैं। इन भित्तियों में सिल्लिका होती हैं। इन भित्ति में क्या होता है? सिल्लिका होती हैं, जिस कारण ये नष्ट नहीं होते हैं। इन भित्तियों में सिलिका होती हैं और इसी के कारण ये नष्ट नहीं होते हैं। इस कारण मृत डाइएटम अपने परिवेश वासस्थान में कोशिका भित्ति के अवशेष बड़ी संख्या में छोड़ जाते हैं। करोड़ों वर्षों में जमा हुए इस अवशेष को डाइएटमी मृदा कहते हैं। करोड़ों वर्षों में जमा हुए इस अवशेष को डाइएटमी मृदा कहते हैं। करणमय होने के कारण इन मृदा का उपयोग पालिश करने में तेल तथा सिरप के निस्यंदन में होता है। ये समुद्र के मुख्य उत्पाद हैं। ये क्या है? समुद्र के मुख्य उत्पाद हैं। डाइनोफ्लैजिलेट दूसरा है। डाइनोफ्लैजिलेट ये जीवधारी मुख्यतः समुद्री एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं।
डाइनोफ्लैजिलेट में जीवधारी जो हैं मुख्यतः समुद्री एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इनमें उपस्थित प्रमुख वर्णक के आधार इसमें मतलब डाइनोफ्लैजिलेट में जो उपस्थित होते हैं उसके प्रमुख वर्णक के आधार जैसे देख लेते हैं, पीला, हरा, भूरा, नीला अथवा लाल दिखते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट में उपस्थित प्रमुख वर्णक के आधार डाइनोफ्लैजिलेट में उपस्थित जो प्रमुख वर्णक के आधार होते हैं वो पीला, हरा, नीला अथवा लाल होते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट में कोशिका भित्ति का बाह्य सतह डाइनोफ्लैजिलेट में कोशिका भित्ति का जो बाह्य सतह होता है सेलुलोज की कड़ी पट्टिकाएं होती हैं। बाह्य सेलुलोज पर सेलुलोज की कड़ी पट्टिकाएं होती हैं। डाइनोफ्लैजिलेट में कोशिका भित्ति का बाह्य सतह पर सेलुलोज की कड़ी पट्टिकाएं होती हैं। अधिकतर डाइनोफ्लैजिलेट में 2 कसाब होते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट में कितने कसाब होते हैं? 2 कसाब होते हैं, जिनमें से एक लंबवत और दूसरा अनुप्रस्थ रूप से भित्ति पट्टिकाओं के बीच खांच में उपस्थित होती हैं। एक लंबवत और दूसरा क्या होता है? अनुप्रस्थ होता है। एक लंबवत, दूसरा अनुप्रस्थ होता है। अनुप्रस्थ रूप से भित्ति पट्टिकाओं के बीच खांच में उपस्थित होती हैं। लाल डाइनोफ्लैजिलेट की संख्या जो होता है विस्फोट होता है। लाल डाइनोफ्लैजिलेट की संख्या जो होता है विस्फोट होता है, जिसमें समुद्र का जल लाल लाल तरंगे दिखने लगते हैं। जिसमें समुद्र का जो जल होता है लाल लाल तरंगे दिखने लगते हैं। इतनी बड़ी संख्या से निकले जीव विष के कारण मछली एवं अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं। जो लाल इसमें जो लाल विस्फोट होते हैं, लाल डाइनोफ्लैजिलेट की संख्या विस्फोट होता है। लाल डाइनोफ्लैजिलेट की संख्या जो होता है विस्फोट होता है, जिसमें समुद्र जल लाल लाल तरंगे दिखने लगते हैं। इनकी बड़ी संख्या से निकले जीव विष के कारण मछली एवं अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं। जो इनमें जीव विष के कारण मछली और अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं। उदाहरण जैसे देख लेते हैं गोनिया लैक्स। तीसरा है यूग्लिनाइड। यूग्लिनाइड को देख लेते हैं। स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी हैं। यूग्लिनाइड क्या है? स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी है। यूग्लिनाइड कहाँ पाया जाता है? स्वच्छ जो साफ जल होता है उसमें पाया जाता है। जो स्थिर जल में पाए जाते हैं, मतलब स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी हैं। यूग्लिनाइड क्या है? स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी हैं जो स्थिर जल में पाए जाते हैं। जो स्थिर जल होता है मतलब एक जगह रुका हुआ स्थिर जल होता है, उसी में यूग्लिनाइड पाया जाता है। इनमें कोशिका भित्ति जो होती है, कोशिका भित्ति के जगह पर प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत पेलिकलित होती हैं। कोशिका भित्ति के जगह पर ही एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत पेलिकलित होती हैं। कोशिका भित्ति के जगह पर यूग्लिनाइड में कोशिका भित्ति के जगह पर एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत पेलिकल होती हैं, जो इनकी संरचना को लचीला बनाती हैं। यूग्लिनाइड के संरचना को लचीला बनाती हैं। कोशिका भित्ति के जगह पर एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत पेलिकलित होती हैं, जो इनकी संरचना को लचीला बनाती हैं। इनमें 2 कसाब होते हैं। क्या होते हैं? इनमें 2 कसाब होते हैं, जिसमें एक छोटा दूसरा लंबा होता है। 2 कसाब होते हैं। यूग्लिनाइड में 2 कसाब होते हैं, जिसमें एक छोटा और दूसरा लंबा होता है, जो इनकी संरचना को लचीला बनाती हैं। इनमें 2 कसाब होते हैं और जिनमें एक छोटा और दूसरा लंबा होता है। सूर्य के प्रकाश के नहीं होने पर मतलब यूग्लिनाइड में जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता है तब यह सूक्ष्म जीवधारी का शिकार कर परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। सूक्ष्म जीवधारी का शिकार कर परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं।
यूग्लिनाइड में सूर्य के प्रकाश नहीं होने पर, यूग्लिनाइड में क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता है तब इसमें सूक्ष्म जीवधारी क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवधारी का शिकार कर परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। यूग्लिनाइड सूर्य के प्रकाश के न होने पर सूक्ष्म जीव का शिकार कर परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। यूग्लिनाइड में पाए जाने वाले वर्णक उच्च पादपों में उपस्थित वर्णकों के समान होते हैं। उच्च पादप में उपस्थित वर्णक के समान होते हैं। कैसे होते हैं, उच्च पादप के उपस्थित वर्णकों के समान होते हैं। उदाहरण में है यूग्लिना। चौथा है औपंक कवक। औपंक कवक को देख लेते हैं। औपंक कवक मृतपोषी प्रोटिस्टा हैं। ये सड़ती हुई टहनी तथा पत्तों के साथ गति करते हुए औपंक कवक क्या होते हैं, सड़ती हुई टहनियाँ और पत्तों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थ का भक्षण करते हैं। अनुकूल परिस्थिति औपंक कवक जो होता है, अनुकूल परिस्थिति में ये समूह प्लाज्मोडियम बनाते हैं, जो कई फीट तक की लंबाई का हो सकता है। अनुकूल परिस्थिति में जो होता है औपंक कवक, अनुकूल परिस्थिति में ये समूह प्लाज्मोडियम बनाते हैं जो कई फीट तक की लंबाई का हो सकता है। और इसमें अनुकूल परिस्थिति देख लिए हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में ये बिखर कर सिरों पर बीजाणु युक्त फलनकाय बनाते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति में ये बिखर कर सिरों पर बीजाणु युक्त फलनकाय बनाते हैं। इन बीजाणुओं का परिक्षेपण वायु के साथ होता है। पांचवा पॉइंट है प्रोटोजोआ को देख लेते हैं। सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं। जो परभक्षी अथवा परजीवी के रूप में रहते हैं। जो क्या करते हैं, परजीवी मतलब परभक्षी और परजीवी के रूप में रहते हैं। प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं। प्रोटोजोआ कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं, जो परभक्षी अथवा परजीवी के रूप में रहते हैं। ये प्राणियों के पुरातन संबंध हैं। प्रोटोजोआ जो होता है प्राणियों का पुरातन संबंधी है। प्रोटोजोआ को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। प्रोटोजोआ को क्या किया गया है, 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। इसमें देख लेते हैं। प्रोटोजोआ में पहला जो है अमीबी प्रोटोजोआ है। अमीबी प्रोटोजोआ, दूसरा कसाबी प्रोटोजोआ, तीसरा पश्चिमाबी प्रोटोजोआ, चौथा है स्पोरोजोआ। इसमें पहला है अमीबी प्रोटोजोआ। इसको देख लेते हैं। ये जीवधारी स्वच्छ जल, समुद्री जल और नम मृदा में पाए जाते हैं। अमीबी प्रोटोजोआ जो होते हैं, अमीबी प्रोटोजोआ कहाँ पाए जाते हैं, देख लेते हैं। स्वच्छ जल में, समुद्री जल में। देखिए, स्वच्छ जल हो गया, समुद्री जल एवं मृदा जल में पाए जाते हैं। अमीबी प्रोटोजोआ जो होते हैं स्वच्छ जल, समुद्री जल और नम मृदा में पाए जाते हैं। ये अपने कूटपादों की सहायता से अपने शिकार को पकड़ते हैं। अमीबी प्रोटोजोआ क्या करते हैं, अपने कूटपाद की सहायता से अपने शिकार को पकड़ते हैं। इनमें समुद्री प्रकारों की सतह पर सिलिका के कवच होते हैं। अमीबी प्रोटोजोआ में समुद्री प्रकारों की सतह पर सिलिका के कवच होते हैं। जैसे में एंट अमीबा परजीवी होते हैं। जैसे देख लेते हैं, एंट अमीबा जो होते हैं परजीवी होते हैं। दूसरा है कसाबी प्रोटोजोआ। कसाबी प्रोटोजोआ में देख लेते हैं क्या होता है। इस समूह के सदस्य जो होते हैं, कसाबी प्रोटोजोआ के समूह के सदस्य जो होते हैं स्वच्छंद अथवा परजीवी होते हैं। क्या होते हैं, स्वच्छंद और परजीवी होते हैं। कसाबी प्रोटोजोआ शरीर पर कसाब पाया जाता है। कसाबी प्रोटोजोआ के शरीर पर कसाब पाया जाता है। परजीवी कसाबी प्रोटोजोआ मतलब
कसाभी प्रोटोजोआ में परजीवी कसाभी प्रोटोजोआ बीमारी के कारण होता है। इनमें इनके शरीर पर कसाब पाया जाता है। परजीवी कसाभी प्रोटोजोआ बीमारी के कारण होता है, जिससे निद्रालु व्याधि नामक बीमारी होती है। जिससे कौन सी बीमारी होती है? निद्रालु व्याधि नामक बीमारी होती है। उदाहरण देख लेते हैं, ट्रिपैनोसोमा। उदाहरण में क्या है? ट्रिपैनोसोमा। तीसरा है पश्चमाभी प्रोटोजोआ। पश्चमाभी प्रोटोजोआ में देख लेते हैं, ये क्या होते हैं? जलीय तथा अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीवधारी हैं। पश्चमाभी प्रोटोजोआ पश्चमाभी प्रोटोजोआ जो होते हैं, ये जलीय तथा अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीवधारी हैं। क्या हैं? जलीय तथा अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीवधारी हैं, क्योंकि इनके शरीर पर पश्चमाभी प्रोटोजोआ के शरीर पर हजारों की संख्या में पश्चमाभ पाए जाते हैं। क्या होते हैं? हजारों की संख्या में पश्चमाभ पाए जाते हैं। इनकी एक गुहा जो होती है ग्रसिका होती है। इनकी एक गुहा ग्रसिका होती हैं, जो कोशिका के सतह के बाहर के तरफ खुलती हैं। जो क्या करती हैं? कोशिका के सतह के कोशिका की सतह के बाहर के तरफ खुलती हैं। पश्चमाभ की लयबद्ध गति के कारण जल से पूरित भोजन गलेट की तरफ भेज दिया जाता है। जल से पूरित भोजन गलेट की तरफ भेज दिया जाता है। उदाहरण है पैरामीशियम। पश्चमाभी प्रोटोजोआ का उदाहरण है पैरामीशियम। चौथा है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ में इस समूह में वे विविध जीवधारी आते हैं जिनके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणु जैसी अवस्था पाई जाती हैं। इनमें सबसे कुख्यात क्या होता है? प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी प्रजाति हैं, जिनके कारण मानव की जनसंख्या पर आघात पहुंचाने वाला प्रभाव पड़ा है। इसमें तीसरा पॉइंट है कवक और फंजाई जगत। कवक है, परपोषी जीवों में फंजाई कवक का जीव जगत में विशेष अद्भुत स्थान है। कवक जो होता है, परपोषी जीवों में फंजाई कवक का जीव जगत में विशेष अद्भुत स्थान है, और इनके आकार और वासस्थान में बहुत विभिन्नता होती है। कवक के आकार और वासस्थान में बहुत विभिन्नता होती है। कवक जो होता है, नम रोटी और सड़े हुए फलों में कवक को देखा होगा आपने। नम रोटी और सड़े हुए फलों में कवक को देखा होगा। सामान्य जो छत्रक होते हैं, सामान्य छत्रक, मशरूम तथा कुकुरमुत्ता टोडिस्टोल भी कवक हैं। सामान्य छत्रक, मशरूम तथा कुकुरमुत्ता ये सब भी टोडिस्टोल के कवक हैं। और सामान्य छत्रक, मशरूम तथा कुकुरमुत्ता टोडिस्टोल भी कवक हैं। सरसों की पत्तियों पर स्थित सफ़ेद धब्बे परजीवी फंजाई के कारण होते हैं। आपने सरसों की पत्ती पर देखा होगा सफ़ेद जो धब्बे लगे होते हैं, वे फंजाई कवक के कारण होता है, परजीवी फंजाई के कारण होता है। और एक कोशिक फंजाई जैसे में देख लेते हैं। जो एक कोशिक फंजाई होते हैं, जैसे ईस्ट का उपयोग रोटी और बियर बनाने में किया जाता है। ईस्ट का उपयोग कहाँ किया जाता है? रोटी और बियर बनाने में किया जाता है। और उदाहरण में जैसे देख लेते हैं, गेहूं में कीट रोग पक्सिनिया के कारण होता है। गेहूं में जो कीट रोग होता है वो पक्सिनिया के कारण होता है। गेहूं में कीट नामक एक रोग होता है, वो किसके कारण होता है? पक्सिनिया के कारण होता है। कुछ फंगल जैसे पेनिसिलियम से प्रतिजैविक एंटीबायोटिक का निर्माण होता है। में प्रतिजैविक एंटीबायोटिक का निर्माण होता है। फंजाई विश्वव्यापी। फंजाई क्या है? विश्वव्यापी है। ये हवा, जल, मिट्टी में तथा जंतु और पौधों में पाए जाते हैं।
फंजाई विश्वव्यापी है और ये हवा, जल, मिट्टी तथा जंतु और पौधों में पाए जाते हैं। गर्म और नम स्थानों में सरलता से उग जाते हैं। कवक जो होते हैं गर्म और नम स्थान में बहुत सरलता से उग जाते हैं। फंजाई तंतुमयी है। फंजाई क्या है? तंतुमयी है। ईस्ट एक कोशिक है। ईस्ट एक कोशिक है। फंजाई तंतुमयी है। ईस्ट एक कोशिक है। इनका अपवाद है, ये लंबी पतले धागे की तरह की संरचनाएं होती हैं जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। कवक तंतुओं में पट्टी होती है। कवक तंतु में क्या होता है? पट्टी होता है। फंजाई की कोशिका भित्ति जो होती है, फंजाई की कोशिका भित्ति काइटिन तथा पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। फंजाई की जो कोशिका भित्ति होती है काइटिन तथा पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। फंजाई की कोशिका भित्ति काइटिन तथा पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। अधिकांश फंजाई परपोषी होते हैं। अधिकांश फंजाई क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। वे मृत सब्सट्रेट्स से घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित करते हैं। वे मृत सब्सट्रेट्स से घुलनशील कार्बनिक पदार्थ को अवशोषित कर लेती हैं, अतः इन्हें मृतजीवी कहते हैं। अधिकांश फंजाई जो होते हैं परपोषी होते हैं। वे मृत सब्सट्रेट्स से घुलनशील कार्बनिक पदार्थ को अवशोषित कर लेती हैं, अतः इन्हें मृतजीवी कहते हैं। और जो फंजाई सजीव पौधों तथा जंतुओं पर निर्भर करता है उन्हें परजीवी कहते हैं। जो फंजाई सजीव पौधे तथा जंतुओं पर निर्भर करते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं। ये शैवाल तथा लाइकेन तथा उच्चवर्गीय पौधों के साथ कवक मूल बनाकर भी रह सकते हैं। ऐसी फंजाई सहजीवी होती हैं। ये क्या करते हैं? शैवाल और लाइकेन के साथ उच्चवर्गीय पौधों के साथ कवक मूल बनाकर भी रह सकते हैं। ऐसे फंजाई को सहजीवी कहलाती हैं। और फंजाई में जनन कायिक खंडन, विखंडन तथा मुकुलन विधि द्वारा होता है। फंजाई में जो जनन होता है खंडन, विखंडन तथा मुकुलन विधि द्वारा होता है। अलैंगिक जनन बीजाणु जिसे कोनिडिया कहते हैं। अलैंगिक जनन बीजाणु जिसे कोनिडिया कहते हैं अथवा धानी बीजाणु अथवा चल बीजाणु द्वारा होता है। अलैंगिक जनन में बीजाणु जिसे कोनिडिया कहते हैं अथवा धानी बीजाणु अथवा चल बीजाणु द्वारा होता है। लैंगिक जनन जो है निषितांड, उस्पोरा, एस्कस बीजाणु तथा बेसिडियम बीजाणु द्वारा होता है। लैंगिक जनन निषितांड, उस्पोरा, एस्कस बीजाणु तथा बेसिडियम बीजाणु द्वारा होता है। विभिन्न बीजाणु सुस्पष्ट संरचनाओं में उत्पन्न होते हैं। विभिन्न बीजाणु जो होते हैं सुस्पष्ट संरचनाओं में उत्पन्न होता है जिन्हें फलनकाय कहते हैं। लैंगिक जनन में निम्नलिखित 3 सोपान होते हैं। लैंगिक जनन में निम्नलिखित 3 सोपान होते हैं, उसको देख लेंगे। ये पूरा नोट्स है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। पहला है दो चल अथवा अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म का संलयन होना। इस क्रिया को प्लाज्मेक्टोमी कहते हैं। दो चल अथवा अचल युग्मकों को युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म का जब संलयन होता है इस क्रिया को प्लाज्मोगैमी कहते हैं। दूसरा है दो केंद्रकों का संलयन होना, जिसे केंद्र संलयन कहते हैं। दो केंद्रकों का जब संलयन होता है इसे केंद्र संलयन कहते हैं। तीसरा है युग्मक में मियोसिस के कारण अगुणित बीजाणु बनना। तीसरा है युग्मक में मियोसिस के कारण अगुणित बीजाणु बनना। इसी में देख लेते हैं। लैंगिक जनन में संयोज्य संगम के दौरान दो अगुणित कवक तंतु पास आते हैं। लैंगिक जनन में संयोज्य संगम के दौरान दो अगुणित कवक तंतु पास आते हैं और संलयित हो जाते हैं। और इसमें दूसरा पॉइंट है कुछ फंजाई में दो गुणित कोशिकाओं में संलयन के तुरंत बाद एक द्विगुणित 2n कोशिका बन जाता है। और इसमें तीसरा पॉइंट है यद्यपि अन्य फंजाई एस्कोमाइसिटीज में एक मध्यवर्ती द्विकेंद्र की अवस्था n+n अर्थात एक कोशिका में दो केंद्रक बनते हैं। ऐसी परिस्थिति को केंद्रक युग्म कहते हैं। ऐसी परिस्थितियों को केंद्रक युग्म कहते हैं। और चौथा पॉइंट है इस अवस्था को फंगस की द्विकेंद्रक प्रवस्था कहते हैं। बाद में पैतृक केंद्रक संलयन हो जाते हैं। बाद में क्या होते हैं? पैतृक केंद्रक संलयन हो जाते हैं।
कोशिका द्विगुणित बन जाती हैं। कोशिका द्विगुणित बन जाती हैं। फंजाई फलनकाय बनाती हैं। फंजाई क्या करती है? फलनकाय बनाती हैं, जिसमें न्यूनीकरण विभाजन होता है। फंजाई फलनकाय बनाती है जिसमें न्यूनीकरण विभाजन होता है, जिसके कारण अगुणित बीजाणु बनाते हैं। कवक जाल की आकार की पॉइंट देख लेते हैं। कवक जाल की आकार की बीजाणु बनने तथा फलनकाय बनने की विधि जगत को विभिन्न वर्गों में विभक्त करने का आधार बनाते हैं। जो तीसरा का पहला पॉइंट है फाइकोमाइसीटीज, जिसमें देख लेते हैं। जलीय आवासों, सड़ी गली लकड़ी, नम तथा सीलन भरे स्थान पौधे पर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। फाइकोमाइसीटीज कहाँ पाए जाते हैं? जलीय आवास, गली सड़ी लकड़ी, नम तथा सीलन भरे स्थान पौधे पर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। कवक जाल अपपटीय तथा बहुकेंद्रकी होते हैं। कवक जाल अपपटीय तथा बहुकेंद्रकी होते हैं। अलैंगिक जनन चल बीजाणुओं अथवा अचल बीजाणु द्वारा होता है। अलैंगिक जनन चल बीजाणु अथवा अचल बीजाणु द्वारा होता है। ये बीजाणु धानी में अंतर्जातीय उत्पन्न होते हैं। दो युग्मक के संलयन से युग्माणु बनते हैं। और इसमें पॉइंट है, इन युग्मकों की आकार की एक जैसी समयुग्मकता अथवा भिन्न असमयुग्मकता अथवा विषम युग्मकता हो सकती है। उदाहरण है म्यूकस राइजोपस। रोटी के कवक पहले ही बता चुके हैं। म्यूकस राइजोपस और रोटी के कवक पहले ही बता चुके हैं। फिर है इसमें सरसों, एल्बुगो सरसों पर परजीवी फंजाई। ये आप नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीसरा का दूसरा पॉइंट है एस्कोमाइसीटीज। इसे सामान्यतः थैली फंजाई कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सामान्यतः थैली फंजाई कहते हैं। विरले पाए जाने वाले एस्कोमाइसीटीज एक कोशिकी जैसे इष्ट। विरले में पाए जाने वाले एस्कोमाइसीटीज एक कोशिकी जैसे इष्ट होता है। दूसरा है सैकेरोमाइसीज के अलावा ये बहुकोशिकी जैसे पेनिसिलियम है। सैकेरोमाइसीज के अलावा ये बहुकोशिकी जैसे पेनिसिलियम है। ये क्या होते हैं? मृतजीवी, अपघटक, परजीवी अथवा समलरागी पशुविष्ठा पर उगने वाली होती हैं। एस्कोमाइसीटीज कहाँ उगती हैं? तो ये मृतजीवी, अपघटक, परजीवी अथवा समलरागी पशुविष्ठा पर उगने वाली होती हैं। कवक जलसाखी तथा पट्टी होता है। एस्कोमाइसीटीज में जो कवक होता है जलसाखी तथा पट्टी होता है। अलैंगिक बीज कोनिडिया होती हैं। अलैंगिक बीज क्या होते हैं? कोनिडिया होते हैं। जो विशिष्ट कवक जाल जिसे कोनिडिया मदर कहते हैं। पर बहिजात एस्कस बीजाणु कहते हैं। टॉपिक है, ये बीजाणु थैलीसम एस्कस में अंतर्जातीय रूप से उत्पन्न होते हैं। एस्कोमाइसीटीज में ये बीजाणु जो होते हैं थैलीसम एस्कस में अंतर्जातीय रूप से उत्पन्न होते हैं। एएसआई एकवचन एस्कस में अंतर्जातीय रूप से उत्पन्न होते हैं। ये बीजाणु ये एसाई एकवचन एस्कस विभिन्न प्रकार के फलनकाय में लगी रहती हैं। ये यहाँ से देख लेते हैं फिर से। ये बीजाणु थैलीसम एस्कस में अंतर्जातीय रूप से उत्पन्न होते हैं। ये रेसाई एकवचन एस्कस विभिन्न प्रकार के फलनकाय में लगी रहती हैं। ये रेसाई एकवचन एस्कस विभिन्न प्रकार के फलनकाय में लगी रहती हैं, जिन्हें एस्कोकार्प कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं एस्कोमाइसीटीज का उदाहरण। एस्परजिलस क्लेविसेप न्यूरोस्पोरा हैं। एस्परजिलस क्लेविसेप न्यूरोस्पोरा हैं।
नीरोस्पोरा का उपयोग जैव रासायनिक तथा आनुवंशिक प्रयोग में बहुत किया जाता है। इसी कारण यह पादप जगत के ड्रोसोफिला के सम्मान प्रसिद्ध है। इसी कारण क्या है, यह पादप जगत के ड्रोसोफिला के सम्मान प्रसिद्ध है। इस वर्ग में आने वाली मारिल तथा ट्रफिल खाने योग्य है। इसको माइसिटीज में देख लेते हैं। इस वर्ग में आने वाले मारिल और ट्रफल खाने योग्य होते हैं और इन्हें सुस्वादु भोजन समझा जाता है। तीसरा पॉइंट का तीसरा है बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज को देख लेते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज मशरूम, ब्रैक फंजाई अथवा पफवाल हैं। बेसिडियोमाइसिटीज में मशरूम और ब्रैक फंजाई अथवा पफवाल हैं। ये मिट्टी में लट्ठे तथा वृक्ष के ठूठों तथा सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में उगते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज कहाँ उगते हैं ये देख लेते हैं। ये मिट्टी में लट्ठे में वृक्ष के ठूठों तथा सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में उगते हैं, जैसे कीट तथा कंड स्मट। जैसे में देख लेते हैं कीट और इस तथा स्मट कट मतलब कीट तथा कंड स्मट। इसका दूसरा पॉइंट है कवक जाल साखी तथा पट्टी होते हैं। कवक जाल कैसे होते हैं, साखी तथा पट्टी होते हैं। इसमें अलैंगिक बीजाणु प्रायः नहीं होते हैं। इनमें अलैंगिक बीजाणु क्या होते हैं, प्रायः नहीं होते हैं। लेकिन इसमें प्लाज्मोगामा विभिन्न स्ट्रेनों वाली दो कायिक कोशिकाओं अथवा जीव प्रारूप के संलयन से होती हैं। इससे बनने वाली संरचना द्विकेंद्रकीय होती है। इससे बनने वाली संरचना कैसी होती है, द्विकेंद्रकीय होती है। बेसिडियोमाइसिटीज में बनने वाली जो संरचना होती है द्विकेंद्रकीय होती है, जिसमें अंततः बेसिडियम बनते हैं। बेसिडियम में केंद्रक संलयन कैरियोगैमी होती है। बेसिडियम में केंद्रक संलयन कैरियोगैमी होती है, जिससे अंतः बेसिडियम बनते हैं। जिससे क्या होते हैं, अंतः बेसिडियम बनते हैं। बेसिडियम के केंद्रक संलयन कैरियोगैमी तथा मियोसिस होता है। बेसिडियम में केंद्रक संलयन कैरियोगैमी तथा मियोसिस होता है, जिसके कारण 4 बेसिडियम बीजाणु बनते हैं। बेसिडियम बीजाणु बेसिडियम पर बहुजातीय उत्पन्न होते हैं। बेसिडियम बीजाणु बेसिडियम पर बहुजातीय उत्पन्न होते हैं। बेसिडियम फलनकाय से लगे रहते हैं। बेसिडियम क्या होते हैं, फलनकाय से लगे रहते हैं। बेसिडियम फलनकाय से लगे रहते हैं, जिसे बेसिडियोकार्प कहते हैं। उदाहरण में देख लेते हैं। एगैरिकस मशरूम होता है। एगैरिकस क्या होता है, मशरूम होता है। ऑस्टिलैगो कंड होता है। ऑस्टिलैगो में कंड होता है। पक्सीनिया कीट फंगस होता है। पक्सीनिया कीट फंगस है। यह है पूरा। नोट्स बनाना हो जिसे वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चौथा पॉइंट है ड्यूटेरोमाइसिटीज अपूर्ण कवक कहते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज को अपूर्ण कवक कहते हैं क्योंकि इसकी केवल अलैंगिक तथा कायिक प्रवस्था ही ज्ञात हो पाई है। ड्यूटेरोमाइसिटीज को अपूर्ण कवक कहते हैं क्योंकि इसकी केवल अलैंगिक और कायिक प्रवस्था ही ज्ञात हो पाई है। दूसरा पॉइंट है जब इस फंजाई की लैंगिक प्रवस्था की खोज होती है तब उसे उसके उचित वर्ग में रख दिया जाता है। ड्यूटेरोमाइसिटीज में क्या करते हैं, जब इसमें फंजाई की लैंगिक प्रवस्था की खोज होती है तब उसे उचित वर्ग में रख दिया जाता है। अलैंगिक तथा कायिक प्रवस्था को एक नाम दे दिया जाता है। अलैंगिक और कायिक प्रवस्था को क्या किया जाता है, एक नाम दे दिया जाता है और उन्हें ड्यूटेरोमाइसिटीज में रख दिया जाता है। अलैंगिक और कायिक प्रवस्था को एक नाम दे दिया जाता है जिन्हें ड्यूटेरोमाइसिटीज में रख दिया जाता है, और लैंगिक प्रवस्था को दूसरे वर्ग में बाद में जब लैंगिक प्रवस्था को क्या किया गया, दूसरे वर्ग में बाद में जब उनके अनुबंधनों कड़ी का पता लगा और फंजाई की उचित पहचान हो गई तब उन्हें ड्यूटेरोमाइसिटीज से निकाल लिया गया।
इसको फिर से देख लेते हैं। ड्यूटेरोमाइसीटीज अपूर्ण कवक कहते हैं क्योंकि इसकी केवल अलैंगिक तथा कायिक व्यवस्थाएं ज्ञात हो पाई है। जब इस फंजाई की लैंगिक व्यवस्था की खोज होती है तब उसे उसके उचित वर्ग में रख दिया जाता है। अलैंगिक तथा कायिक व्यवस्था को एक नाम दे दिया जाता है और उन्हें ड्यूटेरोमाइसीटीज में रख दिया गया है। और लैंगिक व्यवस्था को दूसरे वर्ग में बाद में उन्हें उनके अनुबंधनों कड़ी का पता लगा और फंजाई की उचित पहचान हो गई, तब उन्हें ड्यूटेरोमाइसीटीज से निकाल दिया गया। जब ड्यूटेरोमाइसीटीज के सदस्य को उचित लैंगिक व्यवस्था का पता लग जाए तब उन्हें एस्कोमाइसीटीज और बेसिडियोमाइसीटीज में सम्मिलित कर लेते हैं। जब ड्यूटेरोमाइसीटीज का सदस्य उचित वर्ग लैंगिक व्यवस्था का पता लग जाता है उसमें, तब उन्हें एस्कोमाइसीटीज और बेसिडियोमाइसीटीज में सम्मिलित कर लेते हैं। ड्यूटेरोमाइसीटीज केवल अलैंगिक बीजाणुओं जिन्हें कोनिडिया जनन कहते हैं। ड्यूटेरोमाइसीटीज केवल अलैंगिक बीजाणुओं जिन्हें कोनिडिया कहते हैं जनन करते हैं। इनके कवकजाल पट्टी तथा शाखित होते हैं। इनके कवकजाल कैसे होते हैं? पट्टी और शाखित होते हैं। इसके कुछ सदस्य मृतजीवी तथा परजीवी होते हैं। खनिज के चक्रण में सहायता करते हैं। क्या करते हैं? खनिज के चक्रण में सहायता करते हैं। ड्यूटेरोमाइसीटीज का उदाहरण है अल्टरनेरिया, कोलिकोट्राइकम तथा ट्राइकोडर्मा। ये है नोट्स, जिसको बनाना है देख सकता है। दूसरा का चौथा पॉइंट है पादप जगत, प्लांटी किंगडम। पादप जगत में वे सभी जीव आते हैं जो यूकैरियोटिक और जिनमें क्लोरोफिल होते हैं। पादप जगत में वे सभी जीव आते हैं जो यूकैरियोटिक हैं और जिसमें क्लोरोफिल होते हैं। ऐसे जीव को पादप जगत कहते हैं। ऐसे जीव को क्या कहते हैं? पादप जगत कहते हैं। कुछ पादप जैसे कीट, भक्षी पौधे तथा परजीवी आंशिक रूप से विषमपोषी होते हैं। कुछ पादप जैसे कीट, भक्षी पौधे तथा परजीवी आंशिक रूप से विषमपोषी होते हैं। परजीवी का उदाहरण देख लेते हैं। ब्लेडर वर्ग तथा वीनस फ्लाईट्रेप कीट, भक्षी पौधे और अमरवेल कस्क्यूटा। परजीवी का उदाहरण ब्लेडर वर्ग तथा वीनस फ्लाईट्रेप कीट, भक्षी पौधे और अमरवेल फिर कस्क्यूटा। पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती हैं सेलुलोज की बनी होती हैं। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती हैं। प्लांटी जगत में शैवाल। प्लांटी जगत में शैवाल देख लेते हैं। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में आते हैं। प्लांटी जगत में शैवाल जो होते हैं कहाँ पे आते हैं? ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में आते हैं। पादप के जीवन चक्र में दो सुस्पष्ट अवस्थाएं द्विगुणित बीजाणु उद्भिद तथा अगुणित युग्मकोद्भिद होती हैं। पादप के जीवन चक्र में दो सुस्पष्ट अवस्थाएं द्विगुणित बीजाणु उद्भिद तथा अगुणित युग्मकोद्भिद होती हैं। इन दोनों में पीढ़ी एकांतरण होता है। इन दोनों में क्या होता है? पीढ़ी एकांतरण होता है। फिर तो दूसरा देख लेते हैं। विभिन्न प्रकार के पादप वर्गों में अगुणित तथा द्विगुणित प्रावस्थाओं की लंबाई और ये प्रावस्थाएं मुक्त जीवी अथवा दूसरे पर निर्भर करती हैं। मुक्त जीवी अथवा दूसरे पर निर्भर करती हैं। युग्मक नर तथा मादा में युग्मकोद्भिद पर बनते हैं। युग्मक क्या करते हैं? नर और मादा में कहाँ पर बनते हैं? युग्मकोद्भिद पर बनते हैं, जो संलयन होकर पुनः द्विगुणित युग्मक बनाते हैं। जब संलयन हो जाते हैं तो उसमें पुनः द्विगुणित युग्मक बनाते हैं। युग्मक में बीजाणुद्भिद विकसित होता है। युग्मक में बीजाणुद्भिद विकसित होता है। इस प्रक्रम को संतति एकांतरण कहते हैं। इस प्रक्रम को संतति एकांतरण कहते हैं। पांचवा पॉइंट है जंतु जगत एनिमेलिया किंगडम। जंतु जगत एनिमेलिया किंगडम को देख लेते हैं। इस जगत में जीव विषमपोषी यूकैरियोटिक होते हैं। इस जगत में जीव जो होते हैं विषमपोषी होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। इनमें कोशिका भित्ति इनके कोशिका में कोशिका भित्ति जो होती है नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है।
ये भोजन के लिए परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से पौधे पर निर्भर रहते हैं। ये भोजन के लिए परोक्ष और अपरोक्ष रूप से पौधे पर निर्भर रहते हैं। ये अपने भोजन को आंतरिक गुहा में पचाते हैं। ये अपने भोजन को कहाँ पचाते हैं? आंतरिक गुहा में पचाते हैं, अथवा भोजन को ग्लाइकोजन अथवा वसा के रूप में संग्रहण करते हैं। वसा के रूप में संग्रहण। इनमें प्राणी संपोषण अथवा भोजन का अंतर्ग्रहण करना होता है। वृद्धि का एक निर्दिष्ट पैटर्न होता है और ये एक पूर्ण वयस्क बन जाते हैं, जिनकी सुस्पष्ट आकृति तथा माप होती हैं। उच्च कोटि के जीवों में विस्तृत संवेदी तथा तंत्रिका प्रेरक क्रियाविधि विकसित होती हैं। उच्च कोटि के जीवों में विस्तृत संवेदी तथा तंत्रिका प्रेरक क्रियाविधि विकसित होती हैं। इनमें से अधिकांश चलन करने में होते हैं। लैंगिक जनन नर तथा मादा के संगम से होता है। लैंगिक जनन क्या होता है? नर तथा मादा के संगम से होता है। बाद में उनमें भ्रूण का विकास होता है। बाद में क्या होता है? भ्रूण का विकास होता है। ये है पूरा पादप जगत, प्लांटी किंगडम और जंतु जगत एनिमेलिया किंगडम का नोट्स। जिसको बनाना है स्क्रीनशॉट ले सकता है। विषाणु, वायरस, वायराइड्स, प्रोसंग, प्रियान तथा लाइकेन। इसमें देख लेते हैं। हम सभी कभी न कभी जुकाम अथवा फ्लू से ग्रस्त होते हैं। इसी को विषाणु, वायरस और वायराइड्स, प्रोसंग, प्रियान तथा लाइकेन कहते हैं। और दूसरा है वायरस अकोशिक जीव है। वायरस क्या है? अकोशिक जीव है, जिनकी संरचना सजीव कोशिका के बाहर रवेदार होती है। जिनकी संरचना कैसी होती है? सजीव कोशिका के बाहर रवेदार होती है। तीसरा पॉइंट है, एक बार जब ये कोशिका को संक्रमित कर देती हैं, विषाणु एक बार जब कोशिका को संक्रमित कर देते हैं, तब ये मेजबान कोशिका की मशीनरी का उपयोग अपनी प्रतिकृति बनाने में करते हैं। वायरस को सजीव अथवा निर्जीव कहते हैं। वायरस को क्या कहते हैं? सजीव और निर्जीव कहते हैं। वायरस का अर्थ है विष अथवा विषैला तरल। वायरस का क्या अर्थ है? विष अथवा विषैला तरल। छठवां पॉइंट है पास्चर डीजे इवानोवस्की 1892 में तंबाकू के मोज़ेक रोग के रोगाणुओं को पहचाना, जिन्हें वायरस नाम दे दिया। पास्चर डीजे इवानोवस्की ने 1892 में तंबाकू के मोज़ेक रोग के रोगाणुओं को पहचाना, जिन्हें वायरस नाम दे दिया। सातवां पॉइंट है वायरस का माप बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। वायरस का जो माप होता है बैक्टीरिया से भी छोटा होता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी निकल गए थे। आठवां पॉइंट है एम.डब्ल्यू. वेजेरिनेक 1809 में पाया कि संक्रमित तंबाकू के पौधे रस स्वस्थ तंबाकू के पौधों को भी संक्रमित करने में स्वस्थ पौधे फिर से देख लेते हैं। एम.डब्ल्यू. वेजेरिन 1809 में पाया कि संक्रमित तंबाकू के पौधे का रस स्वस्थ तंबाकू के पौधे को भी संक्रमित करने में सक्षम है। और 9वां पॉइंट है उन्होंने इस तरल को एम.डब्ल्यू. वेजेरिन ने इस तरल को कंटेजियम वाइनम फ्लूइडम संक्रमित जीवित तरल कहा। 10वां पॉइंट है W.M. स्टानले 1935 में बताया कि वायरस को रवेदार बनाया जा सकता है। W.M. स्टानले ने 1935 में बताया कि वायरस को रवेदार बनाया जा सकता है। इस रवे में मुख्यतः प्रोटीन होती हैं। 11 पॉइंट है अपनी विशिष्ट मेजबान कोशिका के बाहर निष्क्रिय होता है। वायरस अविकल्पी परजीवी है। 12 नंबर है वायरस अविकल्पी परजीवी है। और 13 नंबर है वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ भी होता है। 14 नंबर आरएनए और डीएनए भी हो सकते हैं। वायरस में आरएनए और डीएनए भी हो सकते हैं। किसी
भी वायरस में आरएनए डीएनए दोनों नहीं होते हैं। कभी कभी आप देखेंगे डीएनए आरएनए नहीं होते हैं किसी वायरस में। और 15 नंबर है वायरस केंद्रक प्रोटीन न्यूक्लियोप्रोटीन और इसका आनुवंशिक पदार्थ संक्रामक होता है। 16 नंबर है सभी पादप वायरस में एक लड़ी वाला आरएनए होता है। पादप जो होता है पादप वायरस में एक लड़ी वाला आरएनए होता है। और 18 नंबर है सभी जंतु वायरस में एक अथवा दोहरी लड़ी वाला आरएनए अथवा डीएनए दोनों होता है। आप पादप में देखे होंगे सिर्फ आरएनए होता है और जंतु वाले में आरएनए और डीएनए दोनों होता है, दोहरी लड़ी होती है। और 18 नंबर है बैक्टीरिया वायरस अथवा जीवाणुभोजी बैक्टीरियोफेज आवरण वायरस जो बैक्टीरिया पर संक्रमण करता है। 12 नंबर है दोहरी लड़ी वाले डीएनए वायरस होते हैं। 19 नंबर था दोहरी लड़ी वाले डीएनए वायरस होते हैं। 20वां नंबर है प्रोटीन के आवरण स्तर को कैप्सिड कहते हैं। प्रोटीन के आवरण स्तर को कैप्सिड कहते हैं। प्रोटीन के आवरण स्तर को कैप्सिड कहते हैं और यह छोटी छोटी उप इकाइयों जिन्हें पेटिकोशक कैप्सोमियर कहते हैं से मिलकर बनता है। 21 नंबर है कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड को संरक्षित करता है। कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड को संरक्षित करता है। ये पेटिकांशक कुंडलिनी अथवा बहुफलन ज्यामिति से लगे होते हैं। 22 नंबर है वायरस में मम्पस चेचक हर्पिस तथा इन्फ्लुएंजा नामक रोग हो जाते हैं। वायरस में कौन से रोग होते हैं? मम्पस चेचक और हर्पिस तथा इन्फ्लुएंजा नामक रोग हो जाते हैं। 23 नंबर है मनुष्यों में एड्स भी वायरस के कारण होता है। मनुष्य में जो एड्स होता है वायरस के कारण होता है। 24 नंबर है पौधों में मोजेक बनना, पत्तियों का मुड़ना तथा कुंचन पीला होना तथा सिरा स्पष्टता बौना तथा अवरुद्ध वृद्धि होना इसके लक्षण हैं। सन 1971 में टियोडाइनर ने एक संक्रामक कारक खोजा। सन 1971 में टियोडाइनर ने एक संक्रामक कारक खोजा जो वायरस से भी छोटा होता है, तथा जिसके कारण पोटैटो स्पेंडल ट्यूमर नामक रोग होता है। जो वायरस से भी छोटा तथा जिसके कारण पोटैटो स्पेंडल ट्यूमर नामक रोग होता है। वायराइड्स में आरएनए तथा प्रोटीन आवरण स्तर जो वायरस में पाए जाते हैं। वायराइड्स के आरएनए का आणविक भार कम होता है। वायराइड में आरएनए का आणविक भार जो होता है कम होता है। लाइकेन को देख लेते हैं। लाइकेन शैवाल तथा कवक के सहजीवी सहवास अर्थात पारस्परिक उपयोगी सहवास हैं। शैवाल घटक को शैवालांश तथा कवक के घटक को मायोवायंट कवकांश कहते हैं। शैवाल घटक को शैवालांश तथा कवक के घटक को मायोवायंट कवकांश कहते हैं, जो क्रमशः स्वपोषी अथवा परपोषी होते हैं। शैवाल कवक फंजाई के लिए भोजन संश्लेषित करता है। कवक शैवाल के लिए आश्रय देता है। कवक क्या करता है? शैवाल के लिए आश्रय देता है। खनिज एवं जल का अवशोषण करता है। इनका सहवास इतना घनिष्ठ होता है यदि प्रकृति में लाइकेन को देख ले तो यह अनुमान लगाना असंभव है कि इनमें दो विभिन्न जीव हैं। लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक हैं। वे प्रदूषित क्षेत्र में नहीं उगते हैं। ये है नोट्स, जिसको बनाना है देख सकता है।